अगर कभी लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा, तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, अपने लक्ष्य को नहीं, हमें अपने प्रयासों को बदलना चाहिए। क्योंकि सक्सेस की एक खास बात है, यह हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सुक्री सर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ढेर सारे बढ़िया से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज एक्सप्रेस्ड। अब बच्चों ये फॉर्मूला दिया हुआ है हाफ लाइफ पीरियड का, तो क्या ये सही है? देखो बच्चों, जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की स्टडी की थी, उसमें के किसके बराबर आया था? 2.303 अपॉन टी log a नोड अपॉन a। यस और नो? बिल्कुल सही। अगर बच्चों मैं यहां पे log बेस 10 की फॉर्म में ले रहा हूं, तभी यहां पे मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम यहां पे हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, तो हाफ लाइफ पीरियड के केस में ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन मींस ए नोड अपॉन 2, और उस वक्त जो टाइम पीरियड होगा उसी टाइम पीरियड को तो हम टी हाफ बोलते हैं। अब अगर इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करें तो चेक करो अपने पास फाइनल रिलेशन क्या आएगा। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log A node initial concentration of reactant A upon A node upon 2। A node से A node गया 2 पर आएगा बच्चों। So T half is equal to 2.303 upon K log 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? assertion अपने आप में क्या है? True। अब रीजन देखिए, half life time of first order reaction is not always constant and it depends upon initial concentration of reactants। देखो, जब बच्चों हम हाफ लाइफ पीरियड का कंसेप्ट स्टडी करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बढ़िया सा हाफ लाइफ पीरियड के लिए रिलेशन बताया था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। वो क्या था? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोड की पावर 1 माइनस एन। यही बताया था बेटा मैंने। जब जीरो ऑर्डर होगा n इज इक्वल टू 0, तो उस केस में हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जीरो ऑर्डर के केस में तो हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन बेटा जहां पे n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, अगर यहां पे हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a नोड की पावर क्या आ जाएगा? 0। मींस टी हाफ now become constant, means never be changed। लेकिन यहां पे इस बंदे ने क्या बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये गलत हो गया बच्चों। तो हम यहां पे लिख सकते हैं A इज ट्रू, R इज फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट वन। हां जी बच्चों, नेक्स्ट में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी स्लो और फास्ट। बिल्कुल, जो बच्चों अपने पास रिएक्शंस फिजिबल होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या हुआ? जो अपने आप होना। अब आप सोचिए, जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप अपने बारे में सोचिए। अगर आप अभी 15 से 16 साल के हैं, तो क्या ये एक दिन में पॉसिबल हो पाया कि जैसे ही आप पैदा हुए वैसे ही आप एकदम से 15 से 16 साल के हो गए, या फिर मैं एकदम से 35 साल का हो गया? नो, प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है। ऐसा तो है नहीं कि अब मैं दोबारा से बचपन में चला जाऊंगा। बुजुर्ग हो सकता हूं, ओल्ड एज में जा सकता हूं, लेकिन यंग एज में नहीं जा सकता। तो ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। बट ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो है, बट फास्ट तो नहीं है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्लो। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl में ऐड करूं, तो बच्चों विद इन अ सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस वाटर। मींस ये रिएक्शन क्या होती है? वेरी वेरी फास्ट। तो इसका मीनिंग कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं? स्लो। कुछ प्रोसेसेस क्या होते हैं?
फास्ट। तो बिल्कुल सही। सो हियर वी हैव ए इज ट्रू। रीजन क्या है? स्पॉन्टेनियस नेचर डील्स विद फिजिबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन बट नॉट द रेट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो स्पॉन्टेनिटी है वो तो हमें फिजिबिलिटी के बारे में बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि अगर अपने पास ई नोड सेल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, रिएक्शन इज फिजिबल। पर वहां पे हमने ये थोड़ी ना स्टडी किया था कि अगर ई नोड सेल पॉजिटिव है तो उसका रेट फास्ट होगा, जिसमें ई नोड सेल नेगेटिव है उसका रेट स्लो होगा। नो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि रीजन भी अपने आप में क्या है? ट्रू, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या है कि व्हाई कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लो क्यों होते हैं और कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट क्यों होते हैं, इसके बारे में रीजन के अंदर हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई दे रही। सो दैट्स व्हाई बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, a plot of t half versus a naught for zero direction will be a straight line। देखिए बच्चों, अगर हम t half जीरो ऑर्डर के लिए लिखें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी अपने पास बच्चों? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोड। तो अगर यहां पे बच्चों हम a को a नोड अपॉन 2 ले, t को t हाफ, तो फाइनली अपने पास यहां से एक्सप्रेशन क्या आएगा? t हाफ इज इक्वल टू a नोड अपॉन 2k। तो यहां पे कोई इंटरसेप्ट नहीं है। अगर इंटरसेप्ट नहीं है तो जो लाइन होगी ग्राफ की वो ओरिजिन से पास करेगी। हियर वी हैव एक्स एक्सिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू, वाई एक्सिस पे टी हाफ। अब चेक करो, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कोरिलेट करूं तो c इंटरसेप्ट वो क्या होगा? 0। m बच्चों स्लोप, स्लोप की वैल्यू यहां पे कितनी है? 1 अपॉन 2k, दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब t हाफ y एक्सिस पे होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन x एक्सिस पे होगी, तो वहां पे स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो इसकी स्लोप 1 अपॉन 2k। तो बिल्कुल सही, स्लोप अपने पास 1 अपॉन 2k एंड पॉजिटिव स्लोप विद स्ट्रेट लाइन। तो a अपने पास क्या है बच्चों? ट्रू। रीजन क्या है? half life period of zero order reaction is inversely proportional to initial concentration। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता अरे भाई तो क्या ये पॉजिटिव स्लोप की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन आता? तो अगेन A is true, R is false। Reason, the order of fraction cannot have a fractional value। हमने इतने ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस किए हैं और उसमें कई केसेस में तो हमारे पास ऑर्डर फ्रैक्शन में आया था। मींस जो बच्चों रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेट लो एक्सप्रेशन लिखे जिसमें ए और बी दोनों के दोनों रेक्टेंट्स हैं, तो क्या ये गारंटी है कि अल्फा हमेशा 1 2 3 यही होगा? क्या बीटा की भी गारंटी है 1 2 3 होगा? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होता है वो इसमें भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की खास बात है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। जीरो का मीनिंग होता है कि वहां पे अब जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। पॉजिटिव का मीनिंग है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेट इंक्रीज होगा। नेगेटिव ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट डिक्रीज होगा। तो इसलिए ऑर्डर रेट ऑफ फ्रैक्शन को कई मायनों में एक्सप्लेन करता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मस्ट और मे बी फ्रैक्शनल हो सकता है। तो इसलिए ये तो अपने पास क्या होगी स्टेटमेंट? फॉल्स। अब रीजन क्या है? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन पावर और एक्सपोनेंट्स। इसी पावर
और एक्सपोनेंट को तो ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो बिल्कुल सही, टू विच कंसंट्रेशन इज रेज्ड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ फ्रैक्शन एज फाउंड एक्सपेरिमेंटली। बोला था ना मैंने, तो ये अपने आप में जो रीजन है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को ही डिफाइन कर रही है। सो दैट्स व्हाई बच्चों ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन assertionism. All collisions of fractant molecules lead to product formation. बिल्कुल गलत। हमने इसके बेसिस पे बच्चों एक ग्राफ भी स्टडी किया था, ऐसे दिस वन। फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया था, उसमें यहां पे क्या थी, किनेटिक एनर्जी, यहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब सुनो ध्यान से बच्चों, यहां पे किनेटिक एनर्जी तो यहां पे भी जीरो नहीं है, यहां पे भी जीरो नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे आप जीरो से आगे जाओगे किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो क्या हर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं? नो। हमने ये स्टडी किया था कि सिर्फ वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में जाएंगे जिनके अंदर कोलिजन्स इफेक्टिव होंगी, और वही कोलिजन्स इफेक्टिव होती हैं बच्चों जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी जहां उससे ज्यादा हो। और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। आई रिपीट बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी is equal to kinetic energy plus extra amount of energy that you have to be required to make the collisions effective. तो यहां पे इन्होंने क्या बोला कि all the collisions of fractant molecules lead to the product formation। तो ये क्या हो गया बच्चों अपने पास, false or wrong? हाँ जी, reason only those collisions in which molecules have correct orientation and sufficient kinetic energy lead to the compound formation। तो वही हो गया बेटा, जिनके पास sufficient kinetic energy होगी। यहां पे हमने ग्राफ स्टडी किया हुआ है, अगर ये ग्राफ T1 पे है तो ये ग्राफ होगा T1 प्लस 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अगर sufficient kinetic energy होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या हुआ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए मानकर चलें कि यहां से ब्रोमीन ने बाहर जाना है। अब ब्रोमीन नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अवे फ्रॉम कार्बन, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे अटैक कौन करने आ रहा है, OH नेगेटिव। तो अगर बच्चों आपने यहां पे अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल तभी पॉसिबल है जब OH नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो सेम साइड से तो यहां पे कोलिजन पॉसिबल है ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन फैक्टर। तो इसलिए ओरिएंटेशन फैक्टर एज वेल एज सफिशिएंट किनेटिक एनर्जी, जब इन दोनों का मेल होगा, संगम होगा, तभी वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं बच्चों इसमें ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो बच्चों, इथाइल एसीटेट इज हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मींस जब बच्चों आप इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो वो बच्चों सेकंड ऑर्डर किनेटिक्स नहीं होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स होगी, जिसको आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे जो वाटर होगा वो दो तरह से काम करेगा। एक तो उसकी कुछ अमाउंट, वेरी वेरी फ्यू अमाउंट, रिएक्शन में एस्टर को एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, लेकिन बाकी की अमाउंट डिसोल्यूशन में काम आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 1% वाटर यूज हो रहा है टू मेक ए प्रोडक्ट, तो 99% हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, विच मींस तो इस केस में रेट वाटर की कंसंट्रेशन पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा, वो तो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एस्टर की कंसंट्रेशन। सो दैट्स व्हाई इट सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर, बट
अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ये फर्स्ट ऑर्डर बन चुका है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? दोज रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, ये ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर तो है ही नहीं, देखा जाए तो दो रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस दैट रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो बिल्कुल सही, अपने आप में ए क्या है? ट्रू। अब बच्चों जब वाटर इस पे अटैक करेगा तो देखिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस कार्बन के पास OH और साथ वाली ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3COH प्लस C2H5OH मींस एसिडिक एसिड। दो कार्बन जिसमें हो मेन चेन के अंदर उसको हम ACET बोलते हैं, ए सेट, एसीटोन को छोड़कर। तो ए सेट, यहां पे भी ए सेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कॉमन नेम इसका क्या हुआ? एसिडिक एसिड। इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। ठीक, तो ए तो अपने पास क्या है? ट्रू। अब रीजन क्या है? इन्होंने बोला है हियर वाटर डज नॉट टेक पार्ट इन दिस रिएक्शन। अगर वाटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या फॉरवर्ड प्रोसेस हम देख पाएंगे? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो पाएगी? नेवर पॉसिबल। मैंने ये बोला है यहां पे कि वाटर की वेरी वेरी माइन्यूट अमाउंट रिएक्शन में यूज होगी। हमने ये तो नहीं देखा ना कि वाटर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, पर इन्होंने क्या बोला है कि वाटर डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ये तो गलत हो गया ना, तो दैट्स व्हाई ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, वाओ ऐसे क्वेश्चंस जी मेंस प्लस एडवांस में जाते हैं बेटा, बस उसमें मैकेनिज्म्स इससे 2 से 3, 3 से 4, लेकिन उसमें कंसेप्ट सेम लगेगा। अब इसमें कंसेप्ट क्या होगा बहुत ध्यान से आपने देखना है। देखो अब अपने पास इन्होंने बोला कि मैकेनिज्म दिया हुआ है रिएक्शन का, जिसमें पहले केस में भी ए रिएक्टेंट है और दूसरे केस में भी ए रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट है। तभी पहले के केस में रेट कांस्टेंट K1, दूसरे के केस में रेट कांस्टेंट K2। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज डिसअपीयरेंस ऑफ ए। डिसअपीयरेंस का मीनिंग डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले में भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरे में भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो पहले केस में क्या होगा, रेट और माइनस DA अपॉन DT किसके बराबर होगा बच्चों? देखो किसके बराबर? K1। हम जब भी रेट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें रेट कांस्टेंट के साथ सिर्फ हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं और रेज टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पे आएगा K1 A की पावर 1। दूसरे केस में क्या होगा देखो, रेट और -1/2 DA अपॉन DT। यहां पे मैंने -1/2 2 क्यों लिया डिनोमिनेटर में? क्योंकि जब भी हम रेट तीनों का बराबर लेंगे या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखेंगे तो हर एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस में डिनोमिनेटर में चला जाता है जब हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के रेट एक्सप्रेशंस को बराबर लेकर आना होता है। तो इसलिए यहां पे 2 अपने पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू K2 A की पावर 2। तो चेक कीजिए फाइनली -DA अपॉन DT इज इक्वल टू 2 इस तरफ जाएगा 2 K2 A की पावर 2। सो दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। तो अपने पास फाइनल रिजल्टिंग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A की क्या होगी? सो K1 A की पावर 1 प्लस 2K2 A की पावर 2। सो दिस वन इज -DA अपॉन DT। आई बात समझ में? अब बेटा मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना।
हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अपने पास दो रिएक्शंस हैं, या हम ये कहें वहां पे दो डिफरेंट स्टेप्स हैं, दोनों का रेट डिफरेंट है। पहले में रेट कांस्टेंट K1, दूसरे का रेट कांस्टेंट K2। पहले में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A के साथ 1, दूसरे में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A के साथ 2। तो यहां पे पहले का रेट K1 A की पावर 1, दूसरे का रेट K2 A की पावर 2। लेकिन दूसरे केस में जो डिसअपीयरेंस ऑफ A होगा उसमें अपने पास उसके डिनोमिनेटर में 2 जाएगा, सो माइनस डी अपॉन डी टी फाइंड आउट करने, इसलिए 2 राइट साइड पे लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा। सो फाइनली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A क्या होगा? K1 A की पावर 1 प्लस 2 K2 A की पावर 2। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी टाइप का नजर आ रहा है, लेकिन छोटा सा फर्क है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं था, कोई इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास एक रिवर्सिबल का कंसेप्ट नजर आ रहा है। तो बहुत इजी है, घबराने वाली बात ही नहीं है। क्यों? देखो, अगर मैं K1 के विद रिस्पेक्ट टू रेट लिखूं या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो बेटा क्या होगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी, और इसमें भी 2 आपको स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में नजर आ रहा है, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू K1 A की पावर 2, यही होगा। अब दूसरा, आपको क्या लगता है कि जितनी कंसंट्रेशन A की B में जा रही है, क्या वहां से B से कुछ कंसंट्रेशन A में कन्वर्ट नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। यही तो इक्विलिब्रियम की खासियत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद कुछ अमाउंट B की किस में कन्वर्ट होती है? A में। तो वो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड प्रोसेस होता तो यहां तक तो सही था, 2 से बाद में मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन अब इसमें से वो रेट माइनस करना पड़ेगा जिसमें B की कुछ अमाउंट वापस A में आ रही है। मींस यहां पे मैं लिखूंगा K2 B की पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू B के पावर मुझे रेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में B रेक्टेंट होगा। अब हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, मींस माइनस डी अपॉन डी टी। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, 2 से राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2K1 A की पावर 2 माइनस 2K2 B की पावर 1। तो चेक कीजिए अपने पास फाइनली आंसर कौन सा है? C इज द राइट आंसर। सो आई रिपीट, अगर बच्चों अपने पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें पूरा का पूरा रेट सिर्फ A और लेफ्ट साइड की रेक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होगा, उसमें से हमें वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को या उसके रेट को माइनस करना पड़ेगा जो अपने पास वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है। तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले तो K1 विद रिस्पेक्ट टू A रेट लिखा, फिर मैंने B के विद रिस्पेक्ट टू रेट लिखा, फिर B के रेट से माइनस किया मैंने A के साथ, फिर मेरे पास वो रिजल्टिंग रेट आया किसका बेटा? dA अपॉन dt का इन टर्म्स ऑफ 1 अपॉन 2। सो फाइनली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A के लिए 2 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2K1 A का स्क्वायर माइनस 2K2 B की पावर 1। नेक्स्ट वन, सेम कंसेप्ट। अब तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है बेटा जी मेंस 2019, तो एक बार कोशिश कीजिए। फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन A2 इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। ऊपर बेटा आएगा K1, नीचे आएगा K-1, ठीक है। अब देखो बच्चों, dA अपॉन dt के लिए सबसे पहले तो यहां पे रेट विद रिस्पेक्ट टू A2 क्या होगा? K1 A2 की पावर 1, ठीक। फिर उसमें से ये माइनस होगा, माइनस K की -1 A की पावर 2, ठीक है बेटा। लेकिन ये रेट माइनस dA2 अपॉन dt के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, डिसअपीयरेंस ऑफ A2। या फिर इसको हम किसके बराबर ले सकते हैं? अपीयरेंस ऑफ A मींस प्लस 1 अपॉन 2 dA अपॉन dt। तो वहां पे इन्होंने पूछा है यही रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ A, तो वहां पे हम इसको 1 अपॉन 2 dA अपॉन dt को किसके बराबर लेंगे?
k1 a2 की पावर 1 माइनस k माइनस 1 a की पावर 2, तो 2 से राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा। सो फाइनली dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2k1 a2 की पावर 1 माइनस 2k माइनस 1 a की पावर 2। और चेक कीजिए ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो अगेन इसमें भी हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है, सी। ठीक, तो तीनों लास्ट जो अभी तीनों क्वेश्चंस हमने ट्राई किए हैं वो सेम टाइप के थे। बस इसमें आपने ध्यान से स्टेटमेंट में देखना है कि पहले तो वहां पे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर उसके बाद वहां पे क्या डिसअपीयरेंस की फॉर्म में फाइनल रिलेशन पूछा है या अपीयरेंस की फॉर्म में। डिसअपीयरेंस में वो रेक्टेंट की बात करेगा, अपीयरेंस में वो प्रोडक्ट की बात करेगा। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है कि वहां पे कोई स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अदर देन 1 नजर आ रहा है। कोई भी अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेक्टेंट और प्रोडक्ट में नजर आ रहा है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा और फाइनली वो राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन। हाँ जी, न्यूमेरिकल आ चुका है बच्चों। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट जेईई मेंस 2023। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी डीकंपोजिशन हो रही है। उसमें अपने पास टाइम कितना दिया हुआ है बेटा, 540 सेकेंड्स। जब वो कितने परसेंट डीकंपोज हो रहा है, 60%। 60%, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% डीकंपोजिशन। तो 90% पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है। अब सोचो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पूरी की पूरी स्टेटमेंट में, तो इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 60% चाहे 90%, क्या दोनों में K दैट इज रेट कांस्टेंट डिफरेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन और डीकंपोजिशन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, डिसअपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू तो यहां पे कोई चेंज कर ही नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई यहां पे हमारे पास K की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब दोनों में हम K को लेफ्ट साइड पे लेकर दो इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए K किसके बराबर था, 2.303 अपॉन T log बच्चों A नोड अपॉन A। तो पहले के केस में T अपने पास 2.303 540 सेकेंड्स दिया हुआ है टाइम, log A नोड। अब देखो 60% खत्म हो चुका है, तो A का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो यहां पे हम A कितना लेंगे, 40% ऑफ A नोट। 0 से 0 गया तो यहां पे पुट करेंगे 4/10 A नोट। तो बच्चों A नोट से A नोट कैंसल। सो फाइनली K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 540 log 10/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T यहां पे फाइंड आउट करना है अब log A नोट अपॉन, अब कितने परसेंट वहां पे खत्म हो चुके हैं, 90%। तो अब इस केस में A अपने पास कितना बचा, 10% ऑफ A नोड, मींस 1/10 ऑफ A नोड। यहां पे पुट करेंगे 1/10 ऑफ A नोड, A नोड से A नोड अगेन कैंसल, 10 ऊपर आएगा। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों दोनों को कंबाइन करेंगे, अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनली 2.303 अपॉन 540 log 10/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 10। log 10 की वैल्यू 1 और log 10 माइनस log 4, ये फॉर्मूला लगेगा जहां पे log x अपॉन y। तो फाइनली 1/540 log 10 माइनस log 4 इज इक्वल टू 1/t। log 10 की वैल्यू 1। तो यहां पे बच्चों आगे सॉल्व करते हैं, 540 log 10 की वैल्यू 1, log 4 की 0.6, ठीक, इज इक्वल टू 1/t। तो चेक कीजिए फाइनली, हाँ जी। सो T इज इक्वल टू 540 अपॉन 0.4, सो 5400 अपॉन 4, 4 1 4, तो ये आ गया टाइम अपने पास 1350 सेकेंड, 1350 सेकेंड्स। चेक कीजिए बच्चों, ठीक। तो ये था अपने पास
जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन जिसमें हमें के अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। दो इक्वेशंस बनी, दोनों को कंबाइन किया, 2.303 गया, log 10 और log 2 दोनों की वैल्यूज गिवन है। log 4 की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम इसको 2 से पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 से जहां पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर 2 log 2 दैट इज 0.6, तो इसलिए 0.6 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ रहा है जहां पे 1350 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन, हाँ जी, जेई मेंस 2019। देखिए बच्चों, द हाफ लाइफ फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड ए इज 240 सेकेंड्स व्हेन द गैस प्रेशर वाज 500 टोर। पहली बात तो इन्होंने यहां पे स्टार्टिंग में जो टाइम दिया 240 सेकेंड्स, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कितने 500 टोर। व्हेन द प्रेशर वाज 250 टोर, हाफ लाइफ वाज फाउंड टू बी 4 मिनट, द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। बहुत इजी है। देखो टी हाफ हमने डायरेक्टली किसके बराबर लिया हुआ है? हमेशा ए नोड की पावर 1 माइनस एन। अब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, ए नोड लेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोड की पावर 1 माइनस एन। एन मीन्स ऑर्डर, तो दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करेंगे, वहां पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले केस में अपने पास टी हाफ कितने 240, यहां पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लेने तो प्रोपोर्शनैलिटी ले लीजिए। इनिशियल प्रेशर बेटा 500 टोर द पावर 1 माइनस एन। सेकंड में अपने पास कितना बेटा 4 मिनट्स, यहां पे सेकंड्स दिया हुआ था 240 सेकंड्स, लेकिन सेकंड में मिनट्स दिया हुआ है, तो यहां पे कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 60, सो 4 इंटू 60 होगा, दैट इज 240। तो यहां पे अपने पास अगेन 240 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रेशर कितना है 250 द पावर 1 माइनस एन, इक्वेशन नंबर 2। सो 240 अपॉन 240 इज इक्वल टू 500 अपॉन 250 की पावर 1 माइनस एन। तो यहां पे 1, तो यहां पे 2 की पावर 1 माइनस एन, तो 1 की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 0, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन। सो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, सो n इज इक्वल टू 1। तो इट मींस यहां पे अपने पास ऑर्डर क्या आ रहा है बच्चों, एग्जैक्टली 1। नेक्स्ट वन, चलता जा धीरे धीरे चलता जा, मंजिल को छूता जा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट वन, फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एजोमीथेन। एजोमीथेन का इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है बच्चों, CH3N2CH3, और ये डीकंपोजिशन होने के बाद हमें ये क्या दे रहा है CH3CH3N2। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मींस K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A नॉट अपॉन A, और इसको हम कैसे लिखते थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में बच्चों, A इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 T प्लस A। ठीक, ln की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2.303 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहां पे log आएगा बच्चों, यहां पे भी log आएगा, सॉरी, हाँ जी। सो 2.303 log A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, हाँ जी, 2.303 log A नॉट। तो फाइनली अपने पास ln नेचुरल लॉग ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट। सो के टी इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस ln A। सो के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऊपर A नोड नीचे A। अब चेक करो यहां पे अपने पास फाइनली देखो स्लोप क्या आ रही है यहां पे नेगेटिव। क्यों बच्चों, अगर मैं इसको रिवर्स फॉर्म में लेकर जाऊं तो माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए नोड हो जाएगा। अगर ए की जगह प्रेशर लेना है तो भी अपने पास स्लोप क्या रहेगी, माइनस के। सो फाइनली स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस 3.465 इंटू 10⁴ मीन्स के की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई हमारे पास 3.465 इंटू 10⁴। डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको हर एक चीज दिमाग में है। अब उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने पूछा है द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, हाफ लाइफ पूछा है बस। सो टी हाफ इज इक्वल टू
0.693 अपॉन के की वैल्यू बस अब पुट करेंगे 3.465 इंटू 10⁴। देखो अब अगर मैं इसका डबल करूं तो तकरीबन जे 69 के आसपास आएगा। फर्क क्या रहेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 इंटू 10⁻⁻1 के आसपास आएगा, मीन 0.2 के आसपास। नीचे 10⁴ है, तो फाइनली यहां पे 2 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। और देखो यहां पे 10⁻⁵। तो इसका मीनिंग अपने पास जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट इंटीजर है यहां पे वो कितना आ रहा है, 2। बच्चों यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे एक्सप्रेशन से मूव करोगे तो आपके कंसेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने सबसे पहले वो फॉर्मूला लिया जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर का यूज होता है, फिर उसकी हेल्प से दोबारा से मैं नेचुरल लॉ के एक्सप्रेशन में गया, फिर उस नेचुरल लॉ के एक्सप्रेशन से प्रेशर के फॉर्म में गया, जिससे मैंने स्लोप को फाइंड आउट किया। स्लोप की हेल्प से मैंने हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट किया। अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो ये स्लोप होती है वो नेचुरल लॉ के केस में क्या होती है, माइनस के। अदरवाइज log बेस 10 की फॉर्म में -k/2.303। ठीक, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कंसेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं और मेमोरी बेस्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हाँ जी देखो बेटा, एक टेबल गिवन है अपने पास, द रिएक्शन बिटवीन x एंड y इज फर्स्ट ऑर्डर। मींस इन्होंने बोला है कि अपने पास फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू x, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पे L और M दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, एग्जामिन द डेटा ऑफ टेबल एंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ M एंड L। तो पहले हम M और L को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने बाद में इसकी रेशियो को फाइंड आउट करना है। ये आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन 2022 में जेईई मेंस। ठीक है, तो देखो अगर आपने L को फाइंड आउट करना है तो आप कौन सी दो वैल्यूज को कंसीडर करना चाहेंगे। आप यहां पे मैं सेकंड और फोर्थ को कंसीडर कर रहा हूं। पहले तो मैं इसका रेट लिख रहा हूं सेकंड का, 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के L की पावर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, L की पावर 1, y अपने पास जीरो ऑर्डर है, 0.2 की पावर 0। ठीक है बेटा, फिर अपने पास सेकंड इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये वाली ले लेते हैं, फोर्थ वन, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.1 की पावर 1, 0.2 की पावर 0। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई जीरो ऑर्डर है तो हमें उसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 1 हो जाएगा। तो यहां पे के तो आपस में क्या होगा, कैंसल। मींस फर्स्ट को डिवाइड करवा रहे हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। सो फाइनली 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, यहां पे 2 आ गया। हाँ जी, फाइनली L अपॉन 0.1 मींस L की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। तो यहां पे हम L की वैल्यू लिखने जा रहे हैं 0.2। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों M की वैल्यू। तो M के लिए हम कौन सी दो इक्वेशंस लें, आप ये इक्वेशंस ले सकते हो अगेन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन में 0.4 डिवाइड बाय 0.1 फर्स्ट ऑर्डर है, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 इज इक्वल टू ऊपर आएगा m इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसल। सो फाइनली 4 इज इक्वल टू m अपॉन 2 मींस m की वैल्यू बच्चों यहां पे क्या आ गई, 8। ठीक, तो m 8, L 0.2। बस अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, m अपॉन L। सो 8 अपॉन 0.2, सो 80 अपॉन 2 मींस आंसर कम्स आउट टू बी 40। ठीक, काफी अच्छा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था अगर ध्यान से किया जाए। नेक्स्ट वन बच्चों, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एज्यूमिंग 1 माइक्रोग्राम of trace radioactive element X with half life 30 years is observed by growing tree, the amount of X remaining in the tree after 100 years। देखो अपने पास मींस K is equal to 0.693 upon 30 years। फिर ये K उसमें पुट करेंगे, इक्वेट भी कर सकते हो, दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो 0.693 अपॉन 30
इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी 100 लेंगे जहां पे, log 1 माइक्रोग्राम अपॉन एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है, ग्राम्स में आएगा है ना, माइक्रोग्राम्स में आएगा। सो 2.303 इंटू log 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू यहां पे 100 दी हुई है, log 1 अपॉन एक्स। सो 2.303 क्या हो रहा है, कैंसल। log 2 की वैल्यू बेटा 0.3, नीचे 30, उधर जाएगा तो 100 इज इक्वल टू log x की पावर क्या आएगा, -1। तो पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे क्या आएगा 10। तो चेक करो, 3 से 3 गया, 100 से 100 गया, सो 1 इज इक्वल टू log x की पावर -1। एंटी लॉग लेंगे, यहां पे बेस 10 है, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू x की पावर -1। तो यहां पे x क्या आएगा अपने पास, 10 रेज़ टू पावर -1, मींस x इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। तो वहां पे चेक कीजिए 10 रेज़ टू पावर -1 और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, ठीक। तो ये वैल्यू तो अपने पास हाफ लाइफ की दी हुई थी, वहां से किया आ गया, या फिर एक इक्वेशन वो वाली बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये वाली, दोनों को कंबाइन कर लेंगे। दूसरा अपने पास 100 इयर्स के विद रिस्पेक्ट टू हमने यहां पे a फाइंड आउट करना था, जिसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, x, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट वन, a एंड b डिकम्पोज फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद हाफ लाइफ 54 मिनट्स एंड 18 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक। मींस a के विद रिस्पेक्ट टू जो हाफ लाइफ दिया हुआ है वो 54 मिनट्स है, b के विद रिस्पेक्ट टू जो हाफ लाइफ दिया हुआ है बच्चों वो 18 मिनट्स है। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वल मोलर, स्टार्टिंग में दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। टाइम टेकन, टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ a टू बिकम 16 टाइम्स दैट ऑफ b। हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जब a की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन से 16 टाइम्स ज्यादा हो। पहले तो आप यही देख लो, क्या यहां पे दोनों की कंसंट्रेशन में आपको a की कंसंट्रेशन b से 16 टाइम नजर आ रही है, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। क्या दोनों में सेम टाइम नजर आ रहा है, सेम रेट नजर आ रहा है, नहीं। तो अगर मैं और आगे चलूं, नेक्स्ट हाफ लाइफ पे जाऊं 18 मिनट्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा b/4। और आगे 18 मिनट्स पे जाऊं तो क्या हो जाएगा b/8, ठीक। और आगे जाऊं 18 मिनट्स पे b/16, ठीक। तो हाफ ऑफ हाफ का कंसेप्ट है। अब देखो यहां पे a/2 b/16, ठीक। तो क्या अभी भी अपने पास a की कंसंट्रेशन b से 16 टाइम ज्यादा है, नहीं। कब ज्यादा होगी, यहां पे अपने पास a की कंसंट्रेशन b से 16 टाइम ज्यादा आएगी, लेकिन क्या दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि सेम रेट पे कंसेप्ट नजर आ रहा है। 18 + 18 36, 36 + 18 54, आगे चल रहा है, तो इसका मतलब और आगे जाना पड़ेगा। अगर और आगे चलें तो यहां पे आएगा a/4। टोटल टाइम कितना हो गया 108। यहां पे 108 आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, लेकिन हमने कंसंट्रेशन भी a की b से 16 टाइम्स लेनी है, वो कब होगी, आगे चलते हैं b/64। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो अगर मैं 18 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है 108 मिनट्स, और अगर मैं 54 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 108 मिनट। तो दोनों में टाइम तो भी क्या है, सेम। इस टाइम पे आप चेक करो a की लेफ्ट कंसंट्रेशन क्या है a/4, b की लेफ्ट कंसंट्रेशन क्या है b/64। तो चेक करो, अगर मैं यहां से 16 बाहर निकालूं 16, तो अपने पास दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगी, लेकिन ये 16 न्यूमिनेटर में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में होगा। सो आई कैन से कि जो a की कंसंट्रेशन होगी वो b से 16 टाइम्स ज्यादा होगी। कब, जब वहां पे कितना टाइम हो चुका होगा बेटा 108 मिनट। आई रिपीट, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं बेटा, यहां पे अपने पास पहले तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है,
दोनों का हाफ लाइफ दिया हुआ है 54 एंड 18 मिनट्स, ठीक। लेकिन इन्होंने एक चीज को स्पेसिफाई किया है कि इक्वल मोलर नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है। टाइम टेकन फॉर, वो टाइम फाइंड आउट करना है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए की बी से 16 टाइम हो जाए, तो वो टाइम कब आएगा? 108 मिनट के बाद। 108 मिनट पे ए की कंसंट्रेशन A/4 होगी और बी की कंसंट्रेशन B/64 होगी, विच मीन्स ए की उस वक्त कंसंट्रेशन बी से 16 गुना ज्यादा लेफ्ट फॉर्म में नजर आएगी। क्लियर? तो हां जी बच्चों, तो आज के क्वेश्चंस, आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग था, काफी चैलेंजिंग भी था। कुछ जैकपॉट क्वेश्चंस किए हमने, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस किए। हर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझा भी है, खुद उसको सॉल्व भी किया है। रियली मेरी तरफ से सभी को आप बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज। शाबाश, ऐसे ही बच्चों पढ़ते रहना है, हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि बच्चों ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है। वी आर फैमिली। मैं हमेशा ये बोलता हूं, लिव टुगेदर, ग्रो टुगेदर। साथ में मिलकर पढ़ेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे और आसमां को छुएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सुकृत सर की तरफ से खुदा हाफिज, जय हिंद, नमस्कार।